दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन की धमक अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क, वैंकूवर, लंदन और डबलिन जैसे शहरों में भी प्रवासी भारतीय दिल्ली में छात्रों पर हुए एक्शन का विरोध कर रहे हैं। भारतीय दूतावासों के बाहर जुटी भीड़ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इससे इतर मिडिल ईस्ट के एक देश में जश्न का माहौल है। जश्न एक डील का, वो डील जिसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सालों से मेहनत कर रहे थे। वही डील जिसने ईरान के खिलाफ लड़ाई में सऊदी को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। वही डील जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब सऊदी अरब परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट की ये वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं। 22 जुलाई को भी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा हुआ। छात्र अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को राजी हैं, बशर्ते सरकार ये आश्वासन दे कि वो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में शामिल हुए छात्रों पर कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, छात्रों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। और तीसरी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये तस्वीरें भी प्रदर्शन की है, लेकिन भारत की नहीं। सीजेपी प्रोटेस्ट का असर दुनिया के कई देशों तक फैलने लगा है। न्यूयॉर्क, लंदन, डबलिन से लेकर कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड समेत दुनिया भर के कई देशों और शहरों में भारतीय स्टूडेंट्स के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए। जगह जगह लोगों ने तख्तियां लेकर दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। भारत सरकार के विरोध में भी नारे लगाए गए। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुआ, जहां लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए। यूके के एडिनबर्ग, ग्लासगो और मैनचेस्टर में भी ऐसे ही प्रदर्शन देखे गए। इसके अलावा जर्मनी और आयरलैंड की राजधानी बर्लिन और डबलिन में भी भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए। कनाडा के शहर वैंकूवर और नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास भी कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन जैसे संगठनों ने इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इसके अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के संगठन ने अमेरिका में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में रैलियां निकाली। संगठन से जुड़े लोग न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर और कैलिफोर्निया के सैन होजे में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमा हुए। वहां वांगचुक के समर्थन में बैनर पोस्टर दिखाए गए। इन प्रोटेस्ट पर फिलहाल सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत से इन पर क्या प्रतिक्रिया आती है और प्रदर्शनकारियों के बारे में आगे क्या पता चलता है। देश और दुनिया में सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन अभी बारी आज की बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस समझौते के तहत सऊदी अरब को एक सिविल परमाणु कार्यक्रम बनाने में अमेरिका मदद करेगा। ये समझौता भविष्य में सऊदी अरब की जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता भी खोल सकता है। डील 30 साल तक लागू रहेगी। इसकी कीमत $10 अरब बताई जा रही है। समझौते का मकसद है कि सऊदी अरब के परमाणु ढांचे के विकास में अमेरिकी कंपनियों का सेंट्रल रोल हो। साथ ही इस इलाके में दूसरे देश, खासकर चीन और रूस की भागीदारी को कम किया जा सके। इस तरह के समझौते का नाम होता है 123 एग्रीमेंट। ये नाम अमेरिका के 1954 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 पर रखा गया है। यही वो कानूनी व्यवस्था है जिसके बिना अमेरिका की परमाणु तकनीक, न्यूक्लियर फ्यूल या उससे जुड़ी एक्सपर्टीज किसी भी दूसरे देश को नहीं दी जा सकती है। तो फिर डील आगे कैसे बढ़ेगी? समझौते पर दस्तखत होने के बाद ये तुरंत लागू नहीं होगा। इसे समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के पास भेजा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सांसदों को इसे परखने के लिए 90 दिन मिलते हैं। अगर इस दौरान हाउस और सीनेट दोनों मिलकर समझौते के खिलाफ ज्वाइंट प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ये समझौता वहीं रद्द हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 90 दिन पूरे होने के बाद ये समझौता अपने आप ही कानून बन जाएगा। सऊदी वाली डील में समझौता पास होने की संभावना ही ज्यादा है। तो इस डील से सऊदी अरब को क्या मिलेगा? इसके मोटा माटी 3 हिस्से हैं। पहला, सऊदी अरब के सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने और बनाने में अमेरिकी कंपनियों की सबसे बड़ी भूमिका होगी।
दूसरा, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर एक जॉइंट स्टडी करेंगे। इसका मकसद ये पता लगाना होगा कि सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा देना फायदेमंद होगा या नहीं। अगर इस स्टडी का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अमेरिकी कंपनियां सऊदी के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाएंगी, लेकिन ये सब ब्लैक बॉक्स व्यवस्था के तहत बेहद गोपनीय तरह से होगा। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या उससे जुड़ी दूसरी जानकारी सऊदी को नहीं मिलेगी। तीसरा है न्यूक्लियर फैसिलिटी की निगरानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल को शामिल नहीं किया गया है। प्रोटोकॉल में IAEA के इंस्पेक्टर बिना पहले से सूचना दिए अचानक किसी भी संदिग्ध परमाणु साइट का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन डील में इस क्लॉज को हटा दिया गया है। यानी सऊदी अरब कुछ हद तक ये कंट्रोल कर सकेगा कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को क्या दिखाना है और क्या नहीं। तो सऊदी के लिए समझौता इतना बड़ा क्यों है? असल में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सऊदी के लिए सिर्फ बिजली पैदा करने का मामला नहीं है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 प्रोजेक्ट के तहत तेल पर देश की निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा की अहम भूमिका है। अगर देश की बिजली की जरूरतें परमाणु ऊर्जा से पूरी होंगी तो सऊदी अरब को घरेलू खपत के लिए कम तेल जलाना पड़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। यानी इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लेवल पर तो फायदा होना ही है, लेकिन इसका एक रणनीतिक मकसद भी है। अगर सऊदी अरब अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता विकसित कर लेता है तो वो ये मैसेज दे जाएगा कि वो अब केवल अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर डिपेंड एक तेल उत्पादक देश नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी रणनीतिक शक्ति बन रहा है जिसकी महत्वाकांक्षाएं पड़ोसी ईरान के बराबर है। असल में सऊदी अरब और ईरान पिछले कई दशकों से खाड़ी क्षेत्र में वर्चस्व की होड़ में लगे हुए हैं। इसकी मिसाल हमें यमन के प्रॉक्सी वॉर, लेबनान और इराक में राजनीतिक प्रभाव में दिख चुकी है। यही लड़ाई परमाणु क्षमता को लेकर भी है। माने जिसके पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर कंट्रोल होगा उसके हाथ में एक ऐसा हथियार होगा जो दूसरे के पास नहीं है। अगर ये समझौता अपने मौजूदा रूप में लागू होता है तो सऊदी अरब को अमेरिका से परमाणु क्षेत्र में भरोसा और सहयोग का एक ऐसा पुश मिलेगा जो अब तक खाड़ी के किसी भी देश को नहीं मिला है। यानी डील से अमेरिका और सऊदी दोनों को फायदा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? जवाब है इस डील की डिटेल्स में। यह समझौता न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु अप्रसार के गोल्ड स्टैंडर्ड को शामिल नहीं करता। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई देश कानूनी तौर पर हमेशा के लिए ये वादा करे कि वो अपनी जमीन पर कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट या प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा। इसी शर्त को अब तक सुरक्षित और जिम्मेदार न्यूक्लियर कॉपरेशन की सबसे बड़ी कसौटी माना जाता रहा है। जो देश यूरेनियम एनरिचमेंट या प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग नहीं कर सकता वो भविष्य में परमाणु हथियार भी नहीं बना पाएगा। कैसे? बताते हैं। बिजली पैदा करने वाले परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाला लो एनरिच्ड यूरेनियम आमतौर पर 3 से 5% तक एनरिच्ड होता है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को करीब 90% तक एनरिच करना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि 3 से 5% और 90% तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक, मशीन्स और सेंट्रीफ्यूग्स लगभग वही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्हीं सेंट्रीफ्यूग्स को ज्यादा समय तक चलाया जाता है। यानी यूं कह लीजिए कि ज्यादा एनरिचमेंट के लिए मशीन ज्यादा देर तक चलानी पड़ती है। इसी वजह से जिन देशों के पास यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा होती है उन्हें तकनीकी तौर पर ऐसा देश माना जा सकता है जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। 2009 में अमेरिका और यूएई के बीच भी परमाणु समझौता हुआ था। उस समय यूएई ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह स्वीकार किया था। उसने वादा किया था कि वो ना तो यूरेनियम एनरिच करेगा और ना ही प्लूटोनियम रीप्रोसेस करेगा। उसने IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को मॉनिटरिंग की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये समझौता सऊदी अरब को परमाणु हथियार बनाने के रास्ते पर ले जाएगा? अभी की सिचुएशन के हिसाब से कहें तो ऐसा तुरंत नहीं होने वाला। सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता होने का मतलब ये नहीं है कि कोई देश तुरंत परमाणु बम बना सकता है। परमाणु हथियार तैयार करने के लिए कई और मुश्किलें हैं। सबसे पहले एक काम करने वाला परमाणु हथियार डिजाइन करना होता है, फिर ऐसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटक सिस्टम तैयार करने पड़ते हैं जो बेहद सटीक तालमेल के साथ परमाणु विस्फोट कर सके। इसके बाद पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ती है। आज की तारीख में सऊदी अरब के पास ऐसी कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की चिंता खत्म नहीं होती। अगर एक बार किसी देश के पास यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा, जरूरी मशीनें और वैज्ञानिक उपलब्ध हो जाए तो परमाणु हथियार बनाने की टेक्निकल जर्नी काफी छोटी हो जाती है। यानी हथियार बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उस दिशा में बढ़ने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस चिंता की एक वजह खुद सऊदी क्राउन प्रिंस के बयान भी हैं। MBS कई बार ये कह चुके हैं कि अगर ईरान कभी परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या अमेरिका से हुई डील ने सऊदी अरब के लिए परमाणु हथियार बनाने के दरवाजे खोल दिए हैं? जानकारों से समझते हैं।
आई थिंक ये बिल्कुल डड डील है. इट्स लाइक गोइंग एंड बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट द बैटरी. तो बेसिकली डब्बा विद पहिए और कुछ नहीं. दैट इज व्हाट MBS इज डूइंग. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एब्राहमिक अकॉर्ड्स. तो एक तरह से उनके लिए डोमेस्टिक पब्लिसिटी विक्ट्री है ये कि देखिए आई हैव गॉट डोनाल्ड ट्रम्प टू अनाउंस दिस डील. लेकिन जो लेट अस से कि अगर 2 साल के बाद हो सकता है देयर इज अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट heavily funded by AIPAC who can simply say नहीं करेंगे, then this deal is gone. Meanwhile हमको इस बात पे नजर रखना है कि कितने पैसे जैरेड कुशनर बनाते हैं इस डील से, because there will be a study and the study will be commissioned and there will be some commissions going to people who are going to facilitate this. यानी बस दलाली जो करेंगे उनको पैसे मिलेंगे. ऑन पेपर इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने वाले हैं अमेरिकन जो वहां जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे फॉर एनरिचमेंट. देखिए ये डील तो इंडिया ने भी साइन की थी, लेकिन इंडिया ने अभी तक तकरीबन 20 साल हो गए कुछ नहीं खरीदा अमेरिका से. तो अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया हैज नॉट बॉट. दूसरी चीज ये है कि जब वो बनाएंगे दे आर डूइंग दिस अंडर ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी. यानी वो एनरिचमेंट की कैपेसिटी वो सऊदीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा. एक ब्लैक डब्बा लेकर आएंगे उससे एनरिच, which means the Saudis will not be able to enrich nuclear. They're not going to learn anything. There is no technology transfer. But अलबत्ता ये होगा कि they will have some enriched uranium जो उनके पास है which is not going to be inspected. That is the assumption. देखिए ये हुए तक 15-20 साल लग जाएंगे, दुनिया बहुत बदल जाएगी जब तक. So the assumption is कि अगर ईरान goes nuclear then the Saudi Arabia will try to go nuclear. But that will be an illegal nuclear program. जो अमेरिका का पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक ही तरह से काम कर सकता है, they can only pass a law. तो ये जो agreement will pass, it will become law, American law. तो वो president cannot just reverse it. It temporarily national security के अंडर वो suspend कर सकता है, but he cannot nullify US law. तो it becomes a US law, this program. So there is some guarantee that it will go forward. But I think it is just a signaling during the middle of the war. Donald Trump suddenly out of the blue. आपने सुना होगा कि एटलीस्ट 3-4 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हुर्मुज जब तक नहीं खोलूंगा जब तक सारे मुस्लिम कंट्रीज एब्राहम एकॉर्ड्स नहीं साइन करते, जिसमें कतर का भी नाम था, सऊदी अरब और पाकिस्तान. It didn't go anywhere, right? So what is interesting to me is कि there is also a signal for Israel in this, कि America is actually going forward against the Israeli concerns. लेकिन उस प्रोग्राम में इतना मतलब उसको हॉलो कर दिया है कि the Israelis are not going to be too worried about it. They realize कि इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है. They will get nuclear reactors, but they can get it मतलब without any of these restrictions जो इन्होंने लिफ्ट किए हैं. बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी. पहली खबर अमेरिका से. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो सीधे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर सकते हैं. बकौल ट्रंप, अमेरिका जल्द ही ईरान के पिकेक्स माउंटेन को टारगेट कर सकता है और ईरान इस पर कुछ कर भी नहीं पाएगा. अगर ऐसा होता है तो जंग खतरनाक स्तर पर बढ़ सकती है. ईरान ने भी चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी कोशिश के गंभीर परिणाम होंगे. पिकेक्स माउंटेन ईरान की बेहद मजबूत सुरक्षा वाली न्यूक्लियर साइट मानी जाती है. अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ये साइट पहाड़ के अंदर 2 बड़ी सुरंगों में बनाई गई है. इसे इतनी गहराई में बनाया गया है कि इसे पूरी तरह नष्ट करना बेहद मुश्किल है. इसे ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट नतांज से कुछ ही दूर पर बनाया गया है. माना जाता है कि पिछले साल न्यूक्लियर साइट पर अटैक्स के बाद ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इसी पिकेक्स माउंटेन में छिपा दिया था. पिकेक्स माउंटेन के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पाई है. माना जाता है कि अभी भी इस पर काम चल रहा है और इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद इसमें तेजी आ गई है. इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका के 3,62,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं. हेग्सेथ ने अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में ये जानकारी दी और कहा कि जंग के लिए 6,47,000 करोड़ रुपए की और जरूरत होगी. अगली खबर. कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका के सामने झोली फैला दी है.
छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि सीधे 10 अरब डॉलर यानी लगभग 8,03,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। यानी अमेरिका ने जितना अब तक ईरान जंग पर खर्च नहीं किया उससे ज्यादा पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसे कर्ज दे दे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तहत अमेरिका से 5 साल के टेन्योर के लिए ये पैसे मांगे हैं। ये एक तरह का लोन होगा जिससे पाकिस्तान को फौरी तौर पर कुछ राहत मिल जाएगी। उसका फॉरेक्स करेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा, उसकी करेंसी पर दबाव कम होगा और IMF के लोन से निर्भरता भी घटेगी। बकौल रॉयटर्स, पाकिस्तान ईरान जंग में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जिसके बदले वो अमेरिका से आर्थिक मदद लेना चाहता है। यानी पाकिस्तान इस जंग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाह रहा है। हालांकि इस खबर पर अब तक ना तो पाकिस्तान और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। देखना होगा कि अमेरिका उसे ये लोन देता है या नहीं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लेजेंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।